अननोन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। औरंगाबाद की अननोन और जो मालूमात किताबों में हमें नहीं मिलती, ऐसी सीरीज हम A24 के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम आए हैं दौलताबाद फोर्ट के एग्जैक्ट पीछे। यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे आपको आसपास कोई महल या कोई किला या कोई पुराना खंडर नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही नायाब चीज़ है, ज़ेरे ज़मीन कुआं और उस पर तामीर की गई मस्जिद। कहा जाता है कि ये मस्जिद मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में बनाई गई थी। ये ज़ेरे ज़मीन मस्जिद है, किसी को नहीं मालूम है इसके बारे में, बहुत कम लोग जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सन 1325 से सन 1351 तक वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा। मोहम्मद तुगलक के सिंहासन पर बैठते समय दिल्ली सल्तनत के कुल 23 प्रांत थे, जिनमें मुख्य थे दिल्ली, देवगिरी, लाहौर, मुल्तान, सरमुती, गुजरात, अवध, कन्नौज, लखनौती, बिहार, मालवा, जाजंगा, उड़ीसा, द्वारसमुद्र आदि। कश्मीर एवं बलूचिस्तान भी दिल्ली सल्तनत में शामिल थे। तुगलक के दौर में दौलताबाद में और फुल्लाबाद में, कागजीपुरे में बहुत कुछ हुआ। एक पूरा शहर दिल्ली से लाया गया था दौलताबाद, यहाँ आबाद किया गया था। और दौलताबाद के बाद फिर एक महल्ला हुआ कागजीपुरा, फिर अब्दी मंडी हुई, एक का महल्ला जो है तो फुल्लाबाद भी रहा। ये एक बहुत बड़ा शहर हुआ। मोहम्मद तुगलक ने कुछ नवीन योजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया। तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दी। इस योजना के अंतर्गत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। देवगिरी को कुव्वतुल इस्लाम भी कहा गया। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। दौलताबाद किला जो है वो एक तरह से दुनिया का एक ऐसा किला है जिसको आज तक भी तस्खीर नहीं कर सका, चाहे वो सुल्तान अलाउद्दीन हो, मोहम्मद तुगलक हो या फिर बहमनी हो या दूसरे राजा हो। ये राजेश इस किले को बजोर ताकत कभी हासिल किया नहीं जा सका, अकल से इसको हासिल किया गया है। लोगों को मजबूर किया गया कि बाहर निकलने के लिए। और इसी जो है इसकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो सिस्टम था, वो सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम डाला गया था जो ज़ेरे ज़मीन था। अगर हम जहां आप जिसका जिक्र आपने किया है वो हम दूर से देखें तो लगता है कोई कुआं है दूर से। जब हम करीब जाते हैं और देखते हैं तो उसके अंदर एक दुनिया आबाद है। हम जब सीढ़ियों से उतर कर जाते हैं तो जानिब मगरिब मस्जिद नज़र आती है, जानिब शुमाल और जानिब जुनूब जो है तो वहाँ पे उनकी खानकाएँ हैं, यहाँ लोग ठहरा करते थे। फिर और एक सीढ़ियाँ जो है नीचे जाती हैं, जो पानी, जहाँ पर पानी का अरेंजमेंट है। ये कुआं दरअसल उस वक्त की खुफिया सर्विस एजेंसी जो थी, सीक्रेट सर्विसेज के लिए बनाया गया था। और वहाँ पर एक रास्ता और आपको दिखाई देता है, जो कहते हैं कि जो वहाँ से उस खुफिया बावली से दौलताबाद किले में आता था। जब मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का फैसला किया और सारी दिल्ली यहाँ लाकर बसाए, उसके बाद दौलताबाद किले के पास उसने ये अंडरग्राउंड खुफिया विभाग बनवाया। उसमें कुआं बनवाया और वहीं पर मस्जिद भी बनवाई। इसके अलावा बहुत सारी अंडरग्राउंड निर्माण योजना बनाई और अपनी गुप्तचर या खुफिया एजेंसी प्रणाली को विकसित किया। इससे पहले सन 1206 में दिल्ली सल्तनत के शासकों ने बरीद नाम से अपनी गुप्तचर प्रणाली स्थापित की, जिसका मुखिया बरीद-ए मुमालिक होता था। ये बरीद-ए मुमालिक शाही परिवार से ही होता था और सुल्तान का सबसे खास आदमी माना जाता था।
बरीद ए ममालिक के महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि बाद में ऐसे ही किसी बरीद ने सन 1489 में दक्खन की बारिद शाही साम्राज्य की स्थापना की। विद्वान जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही में उल्लेख किया है कि सिर्फ ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति ही बरीद नियुक्त होता था। कई बार प्रसिद्ध विद्वानों को भी उनकी विद्वत्ता और चारित्रिक विशिष्टता के कारण उनकी इच्छा के विरुद्ध भी लोकहित में बरीद बना दिया जाता था। बरीद ए ममालिक के नियंत्रण में अनेक खुफिया अधिकारी होते थे जो पूरे राज्य में फैले हुए रहते थे। बरीद मुनिहियां यानी सीक्रेट एजेंट्स के माध्यम से गुप्त सूचनाएं एकत्र कर बरीद ए ममालिक के पास पहुंचाते थे, जिनका विश्लेषण व मूल्यांकन करके वह सुल्तान को सूचित करता था। बाद के मुगल साम्राज्य में इस मामले में कई प्रशासनिक सुधार किए और गुप्तचर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया। गुप्तचर प्रणाली में 4 प्रकार के खबरी होते थे: वाक्यान्वीस, सवानेहनवीस, खुफियान्वीस और हरकारा। वाक्यान्वीस अपने हल्के की घटना विशेष का मौका मुआयना करके लिखित रिपोर्ट सम्राट को भेजता था। सवानेहनवीस अपने हल्के की घटनाओं का लिखित दस्तावेज बना कर रखता था और वक्त जरूरत पर निगरानी या इस्तेमाल के लिए पेश करता था। खुफियान्वीस असली जासूस होते थे जो अपने हल्के में गुप्त सूचनाएं एकत्र करके केंद्रीय प्रशासन को मौखिक या लिखित रूप में प्रेषित करते थे। हरकारा संदेशवाहक या दूत होते थे जो मौखिक संदेश पहुंचाते थे। मौखिक संदेश की आड़ में हरकारा अक्सर गुप्त खबरें छुपा लेते थे और मौका पाकर प्राप्तकर्ता को चुपचाप बता देते थे। तो आइए देखते हैं हम नीचे जाकर क्या नजारा है इस मस्जिद और कुएं का। ये देखिए नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां अभी भी ठीक ठाक हालत में है। बाद के दौर में इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत की गई थी ऐसा बताया जाता है। स्ट्रक्चर है ये जेरे जमीन है, जमीन को खोदकर ये सारी चीजें बनाई। उस दौर में ट्रेन वगैरह ये तो नामुमकिन सी बात है। तो उस दौर में पत्थर की जो परत उन्होंने एक के ऊपर एक चढ़ाई जमीन के अंदर खोद के ये कैसा किया होगा। बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता था, जैसा कि हम फुटिंग करते ना आजकल ना, फुटिंग के लिए गड्ढा करते फिर पत्थर डालते, तो बड़ी फुटिंग समझ के चलिए उसको, ठीक है। उसको बनाया जाता था। पत्थर डालने के लिए अभी आपका एक सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन था। तो फिर एक सवाल इससे पैदा होता है कि बीबी के मकबरे में जो मीनार है उसमें पत्थर कहाँ से गए इतनी ऊंचाई पर। तो उस जमाने में हर चीज के लिए एक टेक्निक हुआ करती थी। वो मुगल थे, वो मुगल जो है तर्ज तामीर में बहुत दुनिया में सबसे टॉप की है, इसीलिए कि आज ताजमहल दुनिया में कहीं नजर नहीं आता, लाल किला आपको नजर नहीं आता। जब दिल्ली की जामे मस्जिद हो या दूसरी सारी जामे मसाजिद हो, वो अब दुनिया में कहीं नजर नहीं आती। मुगलों का ही जो है था इम्तियाज के, वो बहुत आगे थे। अब मैं एक सवाल आपका के जवाब में कहता हूँ कि बीबी के मकबरे की जो 4 मीनार हैं वो इतने ऊंचे है कि आप कैसे पत्थर पहुंचाया होगा आपने। तो रैम बनाई जाती थी, जैसे जैसे जो मीनार बनते आता था उसकी रैम बढ़ती आती थी, फिर ज्यादा फिर रैम बढ़ती। तो ये इस रैम से या इस से जो है बैलगाड़ी की गाड़ियों के जरिए मटेरियल सप्लाई किया जाता था, संगमरमर हो या दूसरा सामान हो सारा। तो उसी तरह से जमीन के अंदर भी जेर जमीन जो बनता था बहुत था, तो उस ऐसी रैम बनाई जाती थी और बैलगाड़ियों के जरिए वो सारा मटेरियल लाया जाता था और फिर बनते 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 फिर भरी भी जाती थी। वो आहिस्ते आहिस्ते वो फिर उस जमीन के लेवल में हो जाती थी। इस तरीके से ये बनाई गई है पुराने जमाने में, और पूरा काम जो है पत्थरों का है। और उस जमाने में पत्थरों को जोड़ने के लिए चूनखड़ी जो चूना होता है उसका इस्तेमाल, गोंद गुड़ ये सारे मिला के हर एक पत्थर के बीच में रखा जाता था और एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर, यही कंस्ट्रक्शन होता था। बाद के दौर में कुछ लोगों ने यहाँ पे सीमेंट वर्क किया हुआ हमें दिखाई देता है। और अब हम क्योंकि मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर आएंगे लोग देखने के लिए, तो तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि मस्जिद का एहतराम करते हुए
अपने जूते चप्पल बाहर ही उतारे। देखिए ये हमारे पुरखों की विरासत। औरंगाबाद जिला सिर्फ बीबी का मकबरा, पंचक्की, अजंता, एलोरा इसके लिए तो वर्ल्ड फेमस है ही, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसी अननोन हिस्ट्री, अननोन चीजें हैं जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आई है। हम वो चाहते हैं कि आप इसको देखें, इसके बारे में जानें और अपना इतिहास मालूम करें कि क्या था हमारा इतिहास और किस तरीके से ये सारी चीजें उस दौर में बनाई गई। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक कला प्रेमी और अनुभवी सेनापति था। वो अरबी भाषा और फारसी भाषा का विद्वान तथा खगोलशास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा, विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। है तो पठानों का दौर है। पठानों का तो आप देखेंगे, ये देखिए, अच्छा, इसमें दो फर्क, बुनियादी फर्क क्या है पठानों के दौर को या पठानों की इमारतों को समझने के लिए? तो बहुत बुनियादी फर्क है, आसान है। मुगलों का जो तर्ज तामीर है बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल नाक नक्शा एकदम शानदार। और पठानों का जो है वो बस उठाए रख दिए पत्थर, कभी ये यहाँ एक दीवार इतना पत्थर, कोई दीवार ये बड़ा पत्थर, तो उनके पास वो नहीं था, जैसा मटेरियल मिला उसको वैसा लगा दिया गया। इसीलिए जो है तो आप देखेंगे कि जहां से जैसा मिला वो दीवार में वो मटेरियल लगा हुआ है। ऐसा कोई सिलेक्टेड नहीं है भाई इतने साइज का पत्थर बनाया गया, इसका जैसा मुगल करते थे वैसा नहीं है। मतलब इसका जो सबब था बनने का, ये खुफिया एजेंसी उस दौर की, हाँ उस जमाने में था, वो इसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल नहीं था, इसलिए खुफिया बॉली के नाम से ही मशहूर रही वो। और वो खुफिया ऐसा बॉली, तब कोई अगर आता भी है वो जागता है तो देखता है कि बॉली है तो चला जाता हो, और फिर अगर बहुत होगा तो मस्जिद नजर आती थी। अगर नीचे अगर आ भी जाए तो खानखा है, कुछ है, लेकिन उसमें एक्टिविटीज किसी को नजर नहीं आती थी, तो इसके लिए खुफिया बॉली। और जानिब शुमाल जो है वो कुएं का उस वक्त का मोट सिस्टम है, जहाँ पर बैलों के जरिए, घोड़ों के जरिए, बैलों के जरिए और हाथियों के जरिए मोट से पानी खींचा जाता था। मोतुल्लाह के दौर के बाद हर दौर में इसके अंदर हर बादशाह के पास ये महफूज रही। इसमें कई किस्म की एक्टिविटीज होती रही, कभी मदरसे की शक्ल में रहा, कभी बच्चे भी पढ़ते थे यहाँ पर। लेकिन जब 1948 पुलिस एक्शन हुआ है, उसके बाद निज़ाम की जो गवर्नमेंट के हाथ से मामला निकला है, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कब्जा लिया। मगर उसके बाद वो अपना तसल्लुत उन तमाम इमारतों पर या बागों पर या महलों पर या मकबरों पर नहीं रख सके जितना कि निज़ाम की दौर में यज़दानी साहब वगैरह ने किया था। गुलाम अहमद यज़दानी बड़े मशहूर मारूफ जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे वो। तो उस दौर में फिर ये कुआं जो है तो एक तरह से गैर आबाद हो गया, मतलब कि गवर्नमेंट तसल्लुत से ही निकल गया। तो ये हुआ कि अब वहां पर फिर उबाश किस्म लोग आने लगे। रातों को फिर सुना कि वहाँ चोरों की टोलियां आके रुकती थी, चोरियां वहीं करते थे, वहीं से प्लानिंग होती थी, चोरी का माल की लूट भी वहीं से होती थी, लूट मार के अंदर बाट भी वहीं होती थी। फिर जमाने में वो खुफिया बॉली जो कभी सीक्रेट सर्विसेज के काम आती थी, जो मदरसे का काम आती थी जहाँ बच्चे पढ़ते थे, फिर वो दौर में पुलिस एक्शन के बाद वो एक जो है तो चोर बावली के नाम से बड़ी मशहूर हुई। आज भी वो कुआं मौजूद है। उस कुएं में आज भी लोग से पानी की सैराब करते हैं अपने खेतों को। हमारे औरंगाबाद शहर के एक पुलिस इंस्पेक्टर थे मसूद साहब, उनके रिश्तेदार है जो छावनी में रहते हैं, अब उनके तसल्लुफ में वो कुआं है। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के कारणों पर इतिहासकारों में बड़ा विवाद है। मोहम्मद तुगलक की यह योजना पूर्णतः असफल रही और उसने सन 1335 ईस्वी में दौलताबाद से लोगों को दिल्ली वापस आने की अनुमति दे दी। राजधानी परिवर्तन के परिणामस्वरूप दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ, जिसने अंततः बहमनी साम्राज्य के उदय का मार्ग खोला। किस तरीके से ये सीढ़ियां बनाई गई होंगी,
किस तरीके से पानी उसमें लाया गया होगा, या कहीं से उसका सोर्स होगा, या किसी नहर का पानी या कुएं में जैसा जेरे जमीन पानी होता है, और एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर सिलसिलेवार रखकर बिना कोई इंजीनियरिंग के, ये कमाल है उन बुजुर्गों का जिन्होंने इस मस्जिद और इस कुएं को तामीर किया। कितने सारे प्यासों की यहाँ पे प्यास बुझी होंगी उस जमाने में, कितने सारे लोगों ने यहाँ पे सहारा लिया होगा। ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ा एरिया घेरा हुआ है मस्जिद और जेरे जमीन कुआं। इंटरेस्टिंग और अननोन औरंगाबाद की हिस्ट्री को लेकर हम आपके सामने पेश होंगे। तक के लिए देखते रहिए A24 में।